हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे हो गए और आई होप गाइस कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया नहीं करवाया है, लेकिन अगर करवाया है तो आप अपना प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें। और आज हम कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि काफ़ी सवाल आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई आप मेडिसिन क्या लेते हो, हेयर में आप ऑयल लगाते हो क्या नहीं, और मिनॉक्सिडिल कब लगाते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को देख सकते हो कि 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं कहाँ से करवाया। वैसे मैंने तो बहुत बार बता चुका हूँ कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया है, तो फिर भी आज हम फिर से बताएंगे क्योंकि नए व्यूवर्स हैं, नए लोग हैं, हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और नए नए लोग वीडियोस देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 7 दिन का प्रोसेस होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो हमें घर में ही रहना होता है और डस्ट से वगैरह धूप से बचना होता है। उसके बाद में हमारी जर्नी शुरू होती है हेयर ट्रांसप्लांट के आगे के कदम पे, जहाँ पे हमें लगभग 3 महीना का शेडिंग फेज का चलता है। 3 महीने शेडिंग फेज चलने के बाद में फिर चौथे महीने से जो है बाल थोड़े थोड़े आने शुरू होते हैं और चौथे 5वें महीने में अच्छे खासे बाल आ जाते हैं। अभी जैसे देखोगे तो अभी 5.5 महीने लगभग हुए हैं और 5.5 महीने में मेरे हेयर किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर लाइनिंग वगैरह, टेम्पल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसमें ग्रोथ कैसे होती है ना, और अच्छी ग्रोथ कैसे करें। और जैसे कि डोनर एरिया हमारा है, ये प्रॉपर तरीके से मेरा हील हो चुका है, तो इनमें हमने क्या क्या ख्याल रखा, क्या प्रोटोकॉल रखा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है या फिर क्या आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी जगह से करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत भी हो सकती है ना। तो इसके लिए आप एक जीनियन और सर्जिकल डॉक्टर के पास से ही आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, जिनके पास में ऑथोराइज है और प्रॉपर तरीके से लीगल क्लिनिक है ना, जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ऑथराइज है। तो उन्हीं से अगर आप अपनी सर्जरी करवाते हैं तो 100% आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो एक अच्छे क्लिनिक से कराया। पूरा सर्च करने के बाद मार्केट में बहुत सारे मैंने डॉक्टर पे विज़िट किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये क्लिनिक सबसे बेस्ट है। और जब इनके मैंने रिज़ल्ट देखे तो आज मैं खुद आपके सामने हूँ कि मेरा रिज़ल्ट आप लोग देखिए कि कैसा आया है ना। प्रॉपर तरीके से हेयर लाइन आपको दिखाई देगी, टेम्पल का एरिया प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। अभी मैंने कंघी करके रखा हूँ तो किस तरीके से बाल अब दिखाई देते हैं, है ना। तो अभी लोग जज ही नहीं कर पाते कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, लोगों को लगता है कि मेरे ये रियल बाल है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के भी बाल रियल की तरह ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता। तो इसमें हमें सुबह और शाम मेडिसिन लेनी होती है। अब हो सकता है कि आप जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो वो और कुछ आपको गाइड करेंगे या फिर कुछ और मेडिसिन देंगे, है ना। तो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग भी होती है, इस हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन भी अलग अलग देते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबकी मेडिसिन एक ही जैसे आएगी। तो कमेंट मुझे आ रहा था कि आप कौन सी जो है दवाई लेते हैं। निर्भय सिंह करके कमेंट है, जिन्होंने कमेंट में पूछा है कि भाई पीआरपी करवाने में कितना रुपया लगता है। तो देखिए, पीआरपी जैसे मैंने करवाया है तो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में इंक्लूडेड थे पीआरपी, 3 पीआरपी, और वो तो उसका मुझे कोई पैसा लगा नहीं है। लेकिन अगर आप अलग से पीआरपी करवाते हो तो वो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये लेते हैं, डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। तो जहाँ पे मैंने करवाया वहाँ पे 2,500 रुपये में पीआरपी सर कर देते। एक भाई का कमेंट आया कुशाल करके, इन्होंने पूछा है हमसे कि कितना रुपया पर ग्राफ्ट लगा है भैया। तो देखिए, ग्राफ्ट पर ग्राफ्ट जो है मेरी अगर बात करूँ, सबका अलग अलग होता है। अब बाहर कौन क्या लेता है हमें उससे लेना देना नहीं है। जहाँ पे मैंने करवाया है वहाँ पे उनका रेट है 25 से 30 रुपये पर ग्राफ्ट जो है चार्ज लेते हैं। वैसे 30 रुपये लेते हैं, लेकिन कुछ डिस्काउंट वगैरह करके फिर कुछ कम भी कर देते हैं ना। तो आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए डॉक्टर के पास में, वो आपको परफेक्टली बताएंगे कि आपका कितना कॉस्ट जाता है और आपको कितना खर्चा आएगा। तो 30 रुपये के अंदर ही पर ग्राफ्ट का खर्चा आता है। अभिषेक कुमार जी का एक नया कमेंट है, अभी 5 दिन पहले इनका कमेंट आया था हमारे पास में। इन्होंने कमेंट में पूछा था कि मेडिसिन कौन कौन सी ले रहे हो। तो देखिए, ज़्यादातर डूटास्टाइड, ये जो टैबलेट है ये वाली, ये मैं पहले ले रहा था। फिर सर ने अभी 4 महीने से फिर ये वाली बंद करवाए। 4 महीने तक के मैंने ये लिया था। फिर अभी इसके बदले, डूटास्टाइड के बदले मैं ले रहा हूँ, अभी मेरे पास में ये टैबलेट है, बायोनिट करके है, बायोनिट प्लस, कुछ इस तरीके से। इसका क्लियर फोटो भी आपको मिल जाएगा। बायोनिट प्लस ये लेता हूँ मैं रात को, रात में गोली ये वाली लेता हूँ। और तो सुबह मैं लेता हूँ फिनास्ट्राइड का टैबलेट, जो कि इसका नाम है डेकाफिन करके है ये वाली। तो ये मैं सुबह 1 गोली लेता हूँ।
तो एक गोली सुबह और ये वाली एक गोली शाम को, ठीक है। डूटास्ट्राइड जो है ना ये बंद कर दिए सर ने, इसके बदले अभी ये वाली दूसरी वाली गोली खाने के लिए मुझे बोला गया है। तो ऐसे दोनों चीज़ें मैं लेता हूँ रेगुलरली, कभी कभी मिस भी हो जाती है, भूल जाता हूँ जल्दबाजी में काम वगैरह के चक्करों में। और रात में मैं लगाता हूँ मिनॉक्सिडिल। तो इस पर एक भाई का कमेंट आया था, अनुराग कुमार है इनका कमेंट है, आप हेयर ऑयल लगाते हैं कि नहीं और कितने दिन पर लगाते हैं, और जिस दिन लगाते हैं उस दिन मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैं जिस दिन बाहर जाने वाला होता हूँ या फिर मेरा शूट होता है ना, तो उस दिन मैं हेयर ऑयल लगाता हूँ, नहीं तो फिर मैं हेयर ऑयल लगाता ही नहीं हूँ। जब मुझे बाहर जाना होता है तब हेयर ऑयल लगाता हूँ, क्योंकि नहीं लगाए तो फिर बाल अच्छे नहीं दिखाई देते, और कुछ बाल मेरे पकने भी लग गए हैं। इस वजह से हेयर ऑयल लगाओ तो बाल अपने सेट भी रहते हैं और अच्छे दिखते हैं, नहीं तो पूरे बिखर जाते हैं बाल, है ना। और मेरे बाल जो है पतले हैं, कड़क नहीं है। कड़क रहते हैं तो कैसे लोगों के बाल खड़े रखना है या शेप देना है तो उस शेप में रह जाते हैं, लेकिन मेरे बाल वैसे रहते नहीं, मेरे बाल पतले हैं, इसलिए मैं ऑयल लगाता हूँ। और वैसे डेली लगाता हूँ, जब भी मुझे जाना होता है तो मैं हेयर ऑयल लगाता ही हूँ। और भाई ने पूछा कि जिस दिन लगाते हो उस दिन मिनॉक्सिडिल लगाते हो कि नहीं। तो मैं जब दिन भर से बाहर से आना जाना करता हूँ तो तेल लगाने की वजह से धूल डस्ट पसीना ये हो जाता है, तो फिर मैं रात को हेड वॉश करता हूँ शैम्पू से। अभी भी मैं 6 महीने, जैसे मेरे को 5.5 महीने हो गए, तो मैं अपना हेड वॉश शैम्पू से ही करता हूँ, साबुन से नहीं करता हूँ। और जब हेड वॉश करने के बाद में रात को ही मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ, दिन में नहीं लगाता हूँ। तो इस टाइप से जो है मैं अपना दिनचर्या कर रहा हूँ। सुबह देखिए, अगर नट्स है वो यानी भींगे हुए चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में खाई थी, लेकिन अभी मैंने खाना फिलहाल में कम कर दिया है, लेकिन फिर से मैं खाऊंगा और खाना चाहिए, है ना। जैसे ड्राई फ्रूट हो गया और फूले हुए जो दाने होते हैं, जैसे फली दाने भी हो गए, चना हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो भिगो कर, और मूंग वगैरह हो गया, मोठ वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो ये लेना अच्छा है, ये लेने से आपको डायरेक्ट प्रोटीन विटामिन मिलता है, और ये ज़्यादा बेटर होता है आपके रिज़ल्ट में। और नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो नॉनवेज बिल्कुल खाइए, वो भी अच्छा रहता है। नॉनवेज से भी आपको फैट्स वगैरह चीज़ें मिलती है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अल्कोहल चीज़ें, स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल भी ना करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें, नहीं तो आपका रिज़ल्ट बराबर नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा होता है, सर ने भी मना किया है। और बहुत सारे चीज़ें अगर आप वीडियो पे देखोगे सोशल मीडिया पे, तो आपको कोई भी ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में ये चीज़ों का सेवन करो। इन चीज़ों को पूरे तरीके से अवॉइड करो, तंबाकू वगैरह भी खाना बंद करो, और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन और ड्राई फ्रूट्स वगैरह इन चीज़ों पे ध्यान दो। खाना पीना डाइट वगैरह अच्छी रखो, आपका रिजल्ट 100% आएगा। मेरा आप रिजल्ट अभी देख सकते हो कि किस तरीके से बाल आपको दिखाई देते हैं, प्रॉपर तरीके से हेयर दिखाई देते हैं। अब आपको बिना हेयर की जगह आपको दिखाई नहीं देंगी। मेरा डोनर एरिया भी अभी बहुत अच्छा हो चुका है। तो आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सभी का रिप्लाई अगर नहीं भी कर पाते हैं हम लोग, तो वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट का जवाब हम लोग देंगे। और एक कमेंट आया था कि फाइनस्ट्राइड टैबलेट डेली रात में लेते हो क्या? मैं डूटास्ट्राइड टैबलेट वीकली सुबह ले सकता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी। तो देखिए, आप अपने डॉक्टर से सजेशन लीजिए कि आपको ज़रूरत है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब तक कि आप डॉक्टर से मिलोगे नहीं, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा। और मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप कौन सी गोली खाइए, कितनी बार खाइए, कब लीजिए। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर सकता। जो मुझे सजेस्ट किया गया है, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ आपको। आपको अगर कोई भी चीज़ के बारे में ज़रूरत है तो आप एक बार खुद डॉक्टर से मिलिए, और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप मेडिसिन लीजिए, है ना गाइस। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, नए वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।